नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। रोज की तरह बहुत सारी खबरों की आज आपसे बात होगी और उनके पीछे की कहानी वो भी हम आपको बताएंगे। और इस वक्त दुनिया में अलग अलग फ्रंट पर, खास तौर पर भारत के जहां इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। चाहे अभी G7 की खबर मैंने आपको बताई, G7 में प्रधानमंत्री मोदी को पहले ये खबरें आना कि न्योता नहीं आएगा या मोदी जाएंगे नहीं अगर बुलाया गया तो, फिर न्योता भी आ गया और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि मैं वहां पर जाऊंगा। और इसको आप इस लिहाज से भी समझिए कि ये भारत पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहली बार ट्रंप के साथ आमने सामने बात होगी, मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी ओर जो अब हमारे सारे डेलीगेशन तो विदेश से बाहर आ गए, भारत आ गए, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग अभी अमेरिका में खास तौर पर घूम रहे हैं अपनी बात बताने के लिए, वो जो कुछ खुलासे कर रहे हैं वो हमारे यहाँ बैठे लोगों को सुनने ज्यादा जरूरी नहीं है। जिनको सरेंडर शब्द पता नहीं कहां से सूझ गया, तो वो बातें भी आज आपके सामने करेंगे। और आज 7 जून है। 7 जून की तारीख आप याद कीजिए, ठीक 1 महीना पहले क्या हो रहा था। अभी जो रात बीती, 1 महीना पहले इसी रात को आपने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर जाकर के प्रहार किया था, धमाके किए थे। और वो ऐसी तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान मरते दम तक भूलेगा नहीं। इसके अलावा आज के दिन 7 तारीख को क्या हुआ था? 7 तारीख को पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की थी। उसने बड़े बड़े दावे भी किए थे, लेकिन वो किसी नुकसान का कोई भी सबूत भारत या दुनिया को नहीं दे पाया कि उसने भारत के हमले के जवाब में हमारा क्या नुकसान किया आखिर। और इसी बीच में भारत जो है अब पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चुन चुनकर मार रहा था। और ये बातें कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर से आपको याद भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया क्यों था, जिसके पीछे सीधे उनका आर्मी का चीफ, अब ये फील्ड मार्शल बन गया, मुनीर खड़ा था। वो कश्मीर की तरक्की और कश्मीर के टूरिज्म को सीधे सीधे उस पर हमला करना चाहता था। वो उसने किया, लेकिन जो जवाब उसने सोचा होगा कि भारत देगा या जैसा जवाब देगा, उससे बेहद बड़ा जवाब भारत ने उसको दिया, जिसके लिए पाकिस्तान किसी भी किस्म से तैयार नहीं था। और फिर प्रधानमंत्री का यह भी कहना कि जब तक नरेंद्र मोदी खड़ा है तब तक कश्मीर की तरक्की नहीं रुकेगी। कश्मीर की तरक्की के आड़े आने वाली हर अड़चन को पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया, आज ये बात इसलिए क्योंकि 1 महीना पूरा हुआ, तो ये पाकिस्तान को जो सबक मिला, ये कैसा सबक है? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला सबक है, जो हुआ भूल जाएगा फिर अपने उसी ढर्रे पर आ जाएगा, या सबक उसको इस बार उसके दिमाग में फिट बैठा है? कितने वक्त तक ये चल सकता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हम क्या उम्मीद करें कि अब फिलहाल पाकिस्तान के साथ शांति कितनी स्थायी है या बिल्कुल नहीं है? इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरे जनरल एसबी अस्थाना साहब स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल वीके दत्ता साहब आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और एयर कमोडोर एस बेल साहब हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। लेकिन शुरुआत में आपको 2 बयान से करना चाहता हूं आज के प्रोग्राम की। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया अमेरिका और वहां जाकर वो कह रहा है कि भारत ने 80 जहाज भेजे थे हम पर हमला करने के लिए, और इन जहाजों में हर जहाज में 5-5 मिसाइल लगी हुई थी। मतलब आप समझिए 400 मिसाइलें जो हैं वो भारत ने हमारे ऊपर तानी हुई थी, तो हम पर क्या बीतती। फिर उसने शब्द इस्तेमाल किया, वी वुड हैव बिकम रबल, हम तो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाते। ये बातें क्यों कह रहा है? उसने कहा फिर हमें हथियार दीजिए, आप हमें भारत से बचने के लिए आप हथियार दीजिए ताकि हम भारत का मुकाबला कर सकें। अब इससे बड़ा कोई सरेंडर हो सकता है क्या कि पाकिस्तान जाकर कहे अमेरिका को कि हमें हथियार दो भारत से लड़ने के लिए, वरना भारत जो है हमको मट्टी में मिला देगा। और फिर साथ साथ में आपको बयान पुराना है लेकिन वो भी आज दिखाना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कैसे इस बात को स्वीकार किया था कि भारत की मिसाइलें उनके एयरबेस पर गिर रही थी। ये 9 तारीख की बात है हालांकि। तो पहले आप सुनिए, अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी डेलीगेशन ने भारत से बचने के लिए कैसे मदद की गुहार लगाई, और उसके साथ साथ सुना दीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात। पाकिस्तान कह रहा है हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, भारत के पास तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, हम आपसे खरीदेंगे ये टेक्नोलॉजी। कहां से खरीदेगा, पहला सवाल तो ये बनता है। लेकिन फिर भी वो दुनिया भर से कह रहा है कि भाई भारत के पास बहुत एडवांस टेक्निक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं हमारे मौजूदा हथियारों से, तो हम आप मजबूत कीजिए, हमें हमारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए। सर अब ये क्या कबूलनामा है सर? ये बिल्कुल सौरभ, देखिए ये सीधा डायरेक्ट कबूलनामा है पाकिस्तान के द्वारा कि वो भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। उसने जो ये हिमाकत करी पहलगाम में और सोचा कि शायद भारत कोई छोटा मोटा हमला कर देगा, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत पलट के उसके अंदर घुस के उसके डेप्थ टारगेट्स में चुन चुन के उनके मरकज़ों को और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा।
उनको ये पता चल गया कि उनके पास भारत की उस शक्ति को और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो एडवांस सिस्टम है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये भुक्का नंगा देश आतंकवाद के जोर पे जो भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने इसको बता दिया कि आतंकवाद उसको कहीं पर नहीं लेके जा सकता और उस देश की तबाही हो जाएगी। अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि क्या वो आतंकवाद को पालना चाहता है, क्या वो अपनी इस पागल फौज की मदद करना चाहता है, कि क्या अपने अवाम की तरक्की कराना चाहता है। कह रहा हम खरीद लेंगे, आप तो हमें नहीं, टेक्नोलॉजी वो क्या खरीदेगा? जिस अवाम के पास खाने को पैसा नहीं है, पाकिस्तान की फौज पहले इनको लूट के गुलछड़े उड़ा रही है और खा पी रही है। इनके जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो गुलछड़े उड़ा रहे हैं, तो ये क्या हशर होगा पाकिस्तान का? तो अभी पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर एक कदम नहीं रखेगी। आप आतंकवाद बंद करिए, अपनी तरक्की करिए और मुल्ला मुनीर को घर भेज दीजिए, आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ये जो इन्होंने कहा ना कि भारत के पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, हमें भी दीजिए, हम आपसे तकनीक खरीदेंगे, इसके पीछे जरा सा सोचिए। अभी हमारे मेहमान आपको और डिटेल में बता देंगे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है पाकिस्तान को। दुनिया भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करता है? जहाज बना रहा है फ्रांस, हमने खरीदा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, हम अगली जो डील करेंगे वो भारत में बनेगा जहाज, हम ऐसी डील कर रहे हैं। आपने कल ही खबर देखी, फ्यूजिलाज जो हैं राफेल जहाज के वो भारत के अंदर बनेंगे। ऐसा क्यों है? मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है, न्यूक्लियर डील आपकी अमेरिका के साथ हो जाती है, क्यों नहीं होती पाकिस्तान के साथ? दुनिया ट्रस्ट नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है इस देश के ऊपर। दो उदाहरण केवल मैं देता हूं, हमें याद है तो दुनिया को तो याद होंगे ही। ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था? पाकिस्तान में। दूसरा इससे भी बड़ा उदाहरण, जब परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था पाकिस्तान का, इनका जो AQ खान है जिसने इनको न्यूक्लियर बम बना के चोरी से, फ्रॉड से और स्मगलिंग करके बना के दिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने का इक्विपमेंट लीबिया को, गद्दाफी को, उस टाइम पर वो मर गया बाद में, उसको सप्लाई करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया था। और उसके बाद इसका ठीकरा मुशर्रफ ने अपने उसी AQ खान, जिसको बोलते हैं ये फादर ऑफ द न्यूक्लियर बम, उसके सर पर फोड़ दिया था। तो जो देश न्यूक्लियर बम स्मगल कर सकता है अपने लिए और दूसरों को बेच सकता है, उसको आप टेक्नोलॉजी देंगे? बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी देने के लिए, पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको हथियार भी चीन दे रहा है, और चीन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पैसा लेना है, और जो उनका हथियार, चीन के हथियार कोई और खरीदता नहीं है, तो ऐसे देशों को वो ढूंढता है जिनसे जिसको उन्होंने कर्जा दिया हुआ है, ताकि हथियार बेचे जाएं। और वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं, हमें ये नहीं, दूसरा हथियार चाहिए। अब ये लोग, जो आपने स्टेटमेंट बताई थी, मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करना चाहूँगा। इस स्टेटमेंट में ये एक, सबसे पहले तो ये एक दूसरा तरीका है भीख मांगने का। आपने देखा होगा कि अलग तरीके से लोग भीख मांगते हैं, खूब ज़्यादा रोते हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा खतरा आ गया। 400 जहाज हमने तो नहीं भेजे, 400 जहाज या 400 मिसाइल और 80 जहाज, 80 जहाज, हाँ 80 जहाज हमने तो नहीं भेजे थे। भारत ने तो नहीं बोला कि हमने 80 जहाज भेजे, वो अपने हिसाब से बताना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी मुसीबत उनकी ये है कि अब भारत ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया है ऑप सिंदूर में, कि कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश है, आप टेररिज्म से सीधा न्यूक्लियर वॉर के ऊपर नहीं जा सकते, और न्यूक्लियर की बात करना आप बंद कीजिए, वो हम नहीं सुनेंगे, वो हमने ब्लैकमेल आपका आउट कर दिया है। अब उनको ये लग रहा है कि न्यूक्लियर की बात तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से एक कन्वेंशनल डोमेन में या कन्वेंशनल तरीके से भारत का मुकाबला करने के लिए कुछ ताकत होनी चाहिए थी। अभी तक तो मैं इस भ्रम में बैठा हुआ था, आसिफ मुनीर जी इस भयानक भ्रम में बैठे हुए थे कि मैं टेररिज्म करूंगा, जब ये बोलेंगे तब मैं बताऊंगा जी मैं न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला हूं, तब अमेरिका आ जाएगा और वो भारत को बोलेगा और भारत मान जाएगा अमेरिका की, और वो मना हो जाएगा। ये अभी तक इनका भ्रम था, ये भ्रम अभी टूट गया है। अब उनको लग रहा है कि भैया कुछ कन्वेंशनल हथियार खरीदो, क्योंकि अब मार पड़ेगी अगली, उससे भी बड़ी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी चीज़, न्यूक्लियर की तरफ हम जा नहीं पाएंगे और हमें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ साफ बता दिया है कि आप बीच में ना पड़े। तो अब अगर हमें किसी तरीके से अपने आप को बचाना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो भीख भी मांग रहे हैं साथ में। अमेरिका ने मदद करी है जी, उनको IMF से बेल आउट दिला दिया, वर्ल्ड बैंक से उनको लोन दिला दिया, तो जाहिर है कि उस लोन को वो बोलेंगे कि भाई ये एक हाथ दे दूसरी हाथ ले, मेरे को हथियार दे दो सर, मैं ये पैसे आपको दे दूंगा, आपके वापस अमेरिका में आ जाएंगे।
क्योंकि यही हो रहा है। अभी आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों बड़े खुश घूम रहे हैं उनके, एक उनकी फैमिली से डील करा दी है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी का पैसा कहाँ से, पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, ये जितना नार्कोटिक मनी है वो उन्होंने, उनका जो अनऑथराइज पैसा है वो उन्होंने उधर डाल दिया पाकिस्तान मिलिट्री का। वो ट्रम्प भी सर, ट्रम्प के साथ तो वही हो गया सर, हमारे यहाँ कहते हैं ना इंस्टेंट कर्मा। हाँ, तो इंस्टेंट कर्मा फल मिल गया ट्रंप को, तो जो एलन मस्क के साथ चल रहा है। डिटेल में भी आज उसकी बात करेंगे, आपको उस पर नए एंगल है वो भी बताएंगे। लेकिन क्योंकि बताया तो मैंने भी सुना 80 जहाज भेजे भारत ने, 400 मिसाइल लगा रखी थी हमारे ऊपर। पॉसिबल है महल साहब? देखिए 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियों से बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद कहलाऊं। तो बात यह है कि हम चाहे 10 जहाज यूज करें, उनको दिखते तो 80 हैं। जहां हम 24 मिसाइल यूज करते हैं उनको 400 दिखती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि पाकिस्तान इतना डर गया है कि अब वो चाहता है कि लोग उसको आर्म करें। अरे $9 बिलियन का उन्होंने डिफेंस बजट बनाया, 18% बढ़ाया उसको पिछले साल से। अब 9 बिलियन में क्या क्या खरीदेंगे वो? तो ये पैसा कहां से आएगा? भारत का डिफेंस बजट 80 बिलियन के पास है, 79 पॉइंट समथिंग है, तो 80 के पास हमारा है, यानी कि हमारा जो है 9 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। तब भी हम कहते हैं कि जो भी हम बनाएंगे अपने देश में उसका इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान क्या बनाएगा अपने देश के अंदर? हमारे तो ड्रोन्स भी हम बनाते हैं, काउंटर ड्रोन्स भी हम बनाते हैं, आकाश सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो भी हम बनाते हैं। ब्रह्मोस, जिसके बारे में ये बात करते हैं कि इन्होंने तहलका मचा दिया था, जो कि एक ऐसी मिसाइल है जिसका तोड़ इनके पास नहीं है, तो वो कहां बनाएंगे ये? और भारत तो उनको आर्म्स देने वाला नहीं है। तो एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते? आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए, आपको भीख मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, ब्रह्मोस पर 2 बातें बताऊंगा। एक बार जरा वो शहबाज शरीफ वाला बयान सुना दीजिए, बहुत मजेदार बयान है, अमर हो गया ये बयान शहबाज शरीफ का, जब इसमें उन्होंने कहा ब्रह्मोस मार दी भारत ने। एक बार सुनिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इसके बाद। तो एक तो ये ब्रह्मोस का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बन गया है ये। जितनी बार भी बेचना हो ये दिखाओ कि प्रधानमंत्री कह रहा है, एक सिंगल हथियार का नाम लेके कह रहा है कि हम पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया। सर, मैं पढ़ रहा था कहीं, हमारे यहाँ एक्सपोजिशंस लगते हैं तो कहीं मिसाइल डिस्प्ले हो रही होगी कहीं विदेश में ब्रह्मोस। सर, तो लोग आके पूछ रहे थे, अलग अलग देशों के मिसाइल के बारे में जान रहे थे, कॉस्ट पूछ रहे थे। तो उसमें इन जो एक अफसर था भारतीय सेना का, वो जो वहाँ पर था, तो उनसे आकर एक पाकिस्तानी अफसर ने पूछा, सेना के अफसर ने, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रह्मोस? तो उन्होंने जवाब दिया, फॉर यू इट्स फ्री। फ्री आएगा, जब मांगोगे एड्रेस बताओ। तो पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस फ्री है। बिल्कुल। तो ये तो ब्रह्मोस की बात हुई। अब सवाल ये आ जाता है कि ये ब्रह्मोस ने और हमारे बाकी हथियारों ने जो अचीव किया इन 4 दिन की छोटी सी लड़ाई के अंदर, इसमें पाकिस्तान को सबक जो है वो कितना लंबा मिला? लड़ाई छोटी थी सर, सबक कितना बड़ा है, लंबा कितना है, शांति कितनी लंबी है? देखिए, सबक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बताया था कि इस किस्म के एक्शन में जो टारगेट होता है वो होता है दुश्मन के लीडर का दिमाग। अब आसिफ मुनीर के दिमाग से हमने कई सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। पहली चीज़, आप न्यूक्लियर ऑप्शन में नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, अब टेरर अटैक करोगे तो कॉस्ट बहुत हैवी होगी। और तीसरी चीज़, ये जो भी आपने अभी तक कोशिश की है कश्मीर में, आप कहीं भी सफल नहीं होंगे। चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाली कहानी बिल्कुल ही भूल जाओ, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और कश्मीर में सारे लोग आपसे नफरत करते हैं। ये 3-4 मैसेज जो हैं ये काफ़ी परमानेंट मैसेज हैं। जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है या टेरर एक्शंस का सवाल है, कोशिश वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक रेडिकल दिमाग वो ओवरनाइट नहीं बदलता है। तो कोशिश ही क्या होगी उनकी कि कोई ना कोई छोटा मोटा टेरर अटैक किया जाए, जिससे जो डिनाइबिलिटी रहे कि भाई पाकिस्तान ने नहीं किया, शायद किसी कुछ लोकल लोगों ने किया है, या कुछ बांग्लादेश की तरफ अभी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उस साइड से कुछ किया जाए, या कुछ जासूस भेजे जाएं, या कुछ जिसे बोलते हैं 4th जनरेशन वॉरफेयर, स्लीपर सेल से कुछ कोई छोटा सा बम लगवा दिया कहीं। इस किस्म के एक्शन के ऊपर वो आएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और हमें इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ये चेक करेंगे तो नहीं बैठेंगे कि भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि बिलावल ने ये बोला अभी यूएस में जाकर के कि मान लीजिए भारत में अब कोई भी और आतंकवादी हमला हो जाए, तो इन्होंने तो ये अब इससे ये उदाहरण सेट कर दिया है कि भाई कहीं भी कुछ भी हो जाए, बिना पूछे या बिना कोई सबूत दिए सीधे जाके पाकिस्तान को मारो। जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन। हाँ, मतलब कि अब वो खुद कह रहे हैं कि वो हमें कोई सबूत नहीं देगा भारत हमको। मैं पढ़ रहा था सर, आप सब लोग आप लोग एक्सपर्ट्स हैं और बताते हैं दुनिया को क्या मतलब हो सकता है मैसेज का। आप जैसी एक एचएस पनाग साहब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं,
मैं उनका एनालिसिस पढ़ रहा था सर। उनका ये कहना था कि 5 years मिनिमम, 10 years मैक्सिमम, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना विल एंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट। यू अग्री सर? देखिए, ऐसा है कि एक एबनिशो अगर मैं कोई अप्रिसिएशन करूं, क्योंकि जनरल पनाग और मैं दोनों इकट्ठे ही एक साथ IMA में इंस्ट्रक्टर भी थे, और 21 कोर में वो कोर कमांडर थे, मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ था, और उसके बाद में वो 21 कोर में तकरीबन 9 महीने तक ऑफिसरिंग कमांडर भी रहा। तो हमारा जो माइंड सेट है, जो हम एनालिसिस करते थे, हम इकट्ठे बैठ के करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आज बैठ के हाइपोथेटिक एक एनालाइज करूं कि भाई जंग तो होगी, क्यों होगी जंग? क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, भारत की तरक्की चीन को खल नहीं रही है, पाकिस्तान उसका प्यादा है, और चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत की तरक्की को रोकने में मददगार हो सकता है। तो इसलिए आज हो या 5 साल के बाद हो, जब हम उस स्टेज में पहुंचेंगे कि जब हमारी तरक्की का लेवल इतना हो जाए कि जो चीन को और जो और मुल्क हैं जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाए, तो हो सकता है कि वो हमको पुल डाउन करने के लिए कोई कार्रवाई कराएं। सर ये सोचें, बालाकोट के बाद 6 साल शांति रही। बिल्कुल। तो अभी ऐसा है कि कीप योर पाउडर ड्राई, आपको अपनी तैयारी करके रखना, अपनी सेल्फ रिलायंस पे भरोसा करना है, और किसी भी मुल्क के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप अगर सेल्फ रिलायंट है, आपकी इकॉनमी तगड़ी है, आपके देश और आपकी जितनी ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, तो आप किसी भी जंग से हार नहीं सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी आज के दिन में, सेल्फ रिलायंस में हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारे वेपन एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, हमारा स्पेस, हमारे सैटेलाइट, हमारी अपनी काबिलियत। हमने उस चंद्रमा पे साउदर्न पोल के ऊपर लैंड करा के दिखाया अपना चंद्रयान, ये हमारी कैपेबिलिटी है। हम उस 1 मीटर बाय 1 मीटर के अंदर अपनी मिसाइल घुसा सकते हैं। तो ये दुनिया को जानना चाहिए। भारत कोई ऐसा वो पुराना देश नहीं है जहां सांप सपेरे हुआ करते थे। आज के दिन में हमारा सांप हमारी मिसाइल है, प्रधानमंत्री ने कहा सपेरा हमारा प्रधानमंत्री है कि शांति जो है वो ताकत से ही निकलती है। तो आपने इस बार इतनी माइट, इतनी ताकत दिखा दी है कि एक परमानेंट शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पाकिस्तान के साथ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एक लंबी शांति हो जाए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी की शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि हम 5 साल से कम का जो होता है टाइम पीरियड, उसको नॉर्मली शॉर्ट टर्म ही बोलते हैं, 1 से 2 साल का। तो उस पीरियड के अंदर तो थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा इनके माइंड में, चाहे छुटमुट जो घटनाएं करें वो अलग अलग बात है। लेकिन एक चीज हम चीन के बारे में देख लें कि चीन का पहला फोकस इस समय ताइवान है, भारत नहीं है। भारत पे अपनी सेनाओं को वो ऑक्यूपाई कराना चाहता है, पाकिस्तान के साथ हमको लिमिट कराना चाहता है, पाकिस्तान के साथ, ताकि हम साउथ एशिया में लिमिट हो जाए। लेकिन उनका पहला फोकस है रीयूनाइटिंग ताइवान, और वो ये नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर जरूर उस पर फोकस करेंगे। ताइवान पे चढ़ाई करेगा चीन? ताइवान को या तो अपने एक्ट ऑफ फोर्स से या उसको कोर्स करके, इतना तंग करके कि वो अपने आप कहे कि मैं ज्वाइन करूंगा, पर वो 2-3 साल जो अगले हैं इसके अंदर इस पे फोकस रहेगा। और दूसरा आता है कि उसके बाद उसका फोकस शिफ्ट होगा भारत पे। अगर आप देखें 14 देश हैं उसके नेबर्स, 12 के साथ तो उसने सारी एग्रीमेंट्स कर ली हैं, सिर्फ भूटान और हम रह गए। भूटान को भी उसने लॉलीपॉप दे दिया अभी कि मैं इस जगह आपको थोड़ा सा दे दूंगा, और बाकी जगह चुंबी वैली के पास वो अपना एरिया ले लेगा उनसे। तो ये कहीं ना कहीं इस समय सिर्फ भारत ही रह जाएगा जिसके साथ उसके आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होंगे। 3000 आप ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी शांति कितने वक्त की है, तो केवल पाकिस्तान के लिहाज से ना सोचें, चाइना एंगल भी सोचें उस वक्त। वो नहीं चाहेगा कि शांति लंबी चले। सर एक शॉर्ट कमेंट प्लीज, ब्रेक का समय। अच्छा, ओ सॉरी, देखिए मैं इसको थोड़ा बाद में बात करते हैं क्योंकि लंबा है। इसमें दोनों ही चीज़ों में मैं थोड़ा सा, मेरा डिफरेंट व्यू है। सबसे पहले, भारत और चीन इतनी आसानी से नहीं लड़ने वाले। 10 साल भी मेरे हिसाब से कोई लड़ाई नहीं होगी। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर भारत और चीन दोनों इतने मैच्योर्ड हैं कि अगर वो लड़ते हैं, उन्हें पता है कि इसका सीधा सीधा फ़ायदा अमेरिका और वेस्ट को होगा। ये दोनों चीज़ के बीच में बिल्कुल क्लियर है उनके दिमाग में। लेकिन ये है कि बॉर्डर स्क्रमिशेस होते रहेंगे, जिस किस्म से स्टैंड ऑफ्स हुए हैं वो हो सकते हैं। नहीं सर, डायरेक्ट भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट नहीं, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एडेड अबेटेड बाय चाइना। ओके, जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, पाकिस्तान के दिमाग में कोई ऐसा इल्यूजन नहीं है कि वो भारत के साथ में प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई करे। उसके वोट मैक्सिमम यही है कि टेररिज्म पनिशमेंट एक्सचेंज, इस लेवल तक वो रहेगा। ये जो है, इसके लिए आप टाइमलाइन नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि 5 साल 10 साल की कोई टाइमलाइन इसमें ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट
अटैक जो है वो ये ऐसे होते हैं, टैक्टिकल एक्शन गेटिंग डेवलप्ड इनटू स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, राइट। तो और इस चीज़ को आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो ये 5 साल 10 साल की टाइमलाइन पाकिस्तान के खिलाफ इस कारण से काम नहीं आएगी क्योंकि जो टेररिस्ट एक्शन है वो हमेशा कभी भी एस्केलेट हो सकता है, और जहाँ तक चीन का सवाल है उनके साथ इक्वेशन थोड़ी अलग है। मतलब फिलहाल हाँ, और जो मैं सहमत हूँ इस बात से कि उनका मेन फोकस है ताइवान, और ताइवान के ऊपर भी वो हमला नहीं करने वाले, वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां पे डीपीपी हार जाए, केएमटी आ जाए पावर में, उनके साथ उनके संबंध। देखिए, ये तो हुई बात कि आपने मिलिट्री सबक क्या दिया पाकिस्तान को। अब बात आती है डिप्लोमेसी की। भारत के अंदर हमारी ऑपोजिशन पार्टियां भारत की सरकार का ये क्रिटिसिज्म कर रही हैं कि आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। ब्रेक से पहले हम लोग, आज चूंकि 7 जून है और अब से 1 महीना पहले 6-7 की रात को ही पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के ऊपर भारत ने हमला किया था, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। तो आज हमने आपको थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश करते हुए बताया कि उस दिन क्या हुआ था, और ये एक बयान दिखाया अभी कि पाकिस्तानी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि भारत ने हमको इतना मारा, 80 जहाज भेजे हमें मारने के लिए, 400 मिसाइल लगा रखी थी, हमें बचने के लिए, लड़ने के लिए आप हमें हथियार दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए। वो अमेरिका में जाकर इस बात की गुहार लगा रहे हैं। तो ये तो इस बात का पहला प्रमाण कि आपने इतना मारा कि पाकिस्तान बिलबिला गया। दूसरी बात होती है डिप्लोमेसी की। भारत में हमारा विपक्ष जो है सरकार के पीछे इस बात को लेकर के पड़ा है कि आपकी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। पाकिस्तान को किसी देश ने क्रिटिसाइज नहीं किया आतंकवादी हमले के लिए, आपके वहां जाकर हमला करने को लेकर रोका किसी ने नहीं, तो किसी ने समर्थन भी नहीं किया। तो ऐसे में कैसे, और पाकिस्तान यूएन की टेरर कमेटी में पहुंच गया, वो तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चीफ बन गया, $40 बिलियन का उसको वर्ल्ड बैंक लोन देने वाला है। तो पाकिस्तान को तो रिवॉर्ड कर रही है दुनिया, और ट्रंप कहते हैं कि बड़ी अच्छी लीडरशिप है पाकिस्तान की, और ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने सीज फायर करा दिया। अब 2 खबरें मैं आपको फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के हवाले से देने जा रहा हूं, दोनों भारत के लिए अच्छी खबर है। पहला, आपने ये खूब चर्चा सुनी कि G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है। G7 मतलब दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित देश। इनमें कौन कौन आता है? यूएस और कनाडा आता है। इसके अलावा यूरोप के इसमें 4 देश हैं, इसमें यूके है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये G7 जो है ये कहलाता है। इसमें रशिया भी नहीं होता, इसमें चाइना भी नहीं होता, एक जापान है इसके अंदर। लेकिन ये G7 देश जब भी मिलते हैं पिछले लगभग 1 दशक से या उससे ज़्यादा से, ये एक परंपरा है, क्योंकि भारत की रफ्तार जो इकोनॉमी की है और जो साइज़ है हमारी इकोनॉमी का, और वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन हुआ करते थे, अब हम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हैं, तो वो भारत को इनवाइट करते ही हैं इस समिट में, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड पॉलिसी की वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये भारत के बगैर नहीं हो सकती। भारत इतना इंटीग्रेटेड है इस वक्त दुनिया के साथ, दुनिया की इकोनॉमीज के साथ। तो न्योता नहीं आया था, तो भारत में ऑपोजिशन ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि अब तो कनाडा पूछ भी नहीं रहा आपको, बुला भी नहीं रहा है आपको, और फिर होते होते कल न्योता आ गया। उनके प्रधानमंत्री ने बाकायदा बयान दिया और मोदी जी ने उसको स्वीकार भी किया। उनके प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या भारत G7 सम्मेलन से दूर रहने वाला है। अब क्लियर है कि मोदी इस सम्मेलन में होंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ दुनिया का एक लोकप्रिय देश है, इसलिए G7 सम्मेलन की अगुवाई करने के नाते हम भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने जा रहे हैं। तो आप पहले उनकी एक बात सुनिए। We are in the role, Canada is in the role of the G7 chair, and in those discussions, as agreed with our G7 colleagues, include important discussions on energy security, on digital future, critical minerals, amongst others, and partnerships actually in building infrastructure in the emerging and developing world. There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that that recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. अब ये मार्क कार्नी जो बात कह रहे थे, इसमें 2-3 बातें भारत के लिए बहुत अहम।
मिलिट्री माइट तो पाकिस्तान ने देखी, इकोनॉमिक माइट दुनिया देखती है और वो उस शक्ति को इग्नोर कर नहीं सकती। कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे। इससे पहले जो ट्रूडो थे, ये उन्हीं की पार्टी के हैं। ट्रूडो का इस्तीफा हुआ तो ये मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर बने। तो पार्टी की पॉलिसीज तो वही है। हमारा इनके साथ झगड़ा क्या था कि इनके यहाँ खालिस्तानी आतंकवादी हैं और उन आतंकवादी, उसमें से एक आतंकवादी की वहां पर किसी ने हत्या कर दी। इन्होंने इल्जाम भारत के ऊपर लगाया कि भारत करवा रहा है। अब वो झगड़ा इतना लंबा चल गया कि हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते लगभग टूट गए। ये आए, ये जो अभी बयान दे रहे थे, इनसे रिपोर्टर का सवाल ये था, जो वहाँ पे एक कैनेडियन रिपोर्टर था, कि हमारा जो भारत के साथ झगड़ा है कि भारत ने एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या कराई, ऐसा आप आरोप लगाते हैं, तो आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? उसका जवाब मार्क करनी दे रहे थे कि हम कैसे इग्नोर करें। वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड सप्लाई चेन जो है उसमें भारत पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इंटीग्रेटेड है। आप भारत के बिना इस मेज पर बैठकर बात करेंगे क्या? तो ये सबक है जो हमारे यहां भी लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया भारत को इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया के देश आज जो इकोनॉमीज दुनिया की हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ही चल सकती हैं और भारत उसमें एक बहुत अहम पहलू है। अब सवाल यह आता है कि क्या कनाडा ने ये खुद किया होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पीछे से धक्का मारा गया कि भाई मतलब क्या है, इंडिया के बिना क्या बात करोगे, बुलाओ उसको। तो सर आप किस ओपिनियन के हैं कि कनाडा को खुद लगा कि नहीं भारत की इस टेबल पर होना चाहिए, या पीछे से और बाकी देशों ने कहा? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें हैं। ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ में जितने भी ट्रेड के जो रिलेशंस थे वो रेस्टोर होने चाहिए, वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ ये है कि G7 में सभी देशों का कुछ ना कुछ भारत के साथ में इस समय कोई ना कोई ट्रेड डील चल रही है। राइट। और सब चाहते हैं कि मोदी से मुलाकात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब G7 कंट्रीज़ मिलते हैं, इनके दिमाग में ये भी आता है कि अगर भारत यहाँ नहीं तो इसका मतलब भारत पूरी तरह से SCO में और भारत पूरी तरीके से ब्रिक्स में। तो वो जो एंगल है वो नहीं चाहते, क्योंकि ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके बाद में ये बैलेंस चीन और रूस के फेवर में चला जाएगा अगर भारत सीधा अगर यहाँ नहीं होता है और वहाँ होता है। तो ये चीज़ इनके सबके दिमाग में होती है, अमेरिका के दिमाग में भी होती है, और जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अभी आप G7 की GDP जो है वो SCO की GDP से ग्रॉस अगर जोड़ दिया जाए, सबकी GDP मिला के SCO की GDP से और ब्रिक्स की GDP से कम हो गई है आज की डेट में। तो उसका वर्चस्व और ज्यादा कम हो जाएगा अगर भारत वहां से निकल जाता है। एक जो आपने बताया, ये इन 7 देशों को ही आप ले लेना, इस साल के अंत तक भारत या 1-2 वर्षों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। आप जापान को बीट कर चुके हो, वो मार्क कार्नी 5th कह रहे थे, आप 4th हैं एक्चुअली, आप जापान को पीछे कर चुके हैं। अब आगे है जर्मनी और आपके बीच में बहुत फासला इकोनॉमी में है नहीं, ये 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो उस मेज में जो 7 देश बैठेंगे, आप वर्चुअल अगर समझें आप, तो भारत का 1-2 साल का पोटेंशियल ये है कि वहां नंबर 2 इकोनॉमी भारत होता। केवल यूएस की इकोनॉमी उन सारे देशों में से भारत से ज्यादा होगी, बाकी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। और आप कह रहे हो भारत के बिना बात करेंगे। सर इसमें 2 एंगल और हैं बैल साहब। बिल्कुल। पहली तो ट्रंप के साथ आमना सामना होगा मोदी साहब का। बिल्कुल। ट्रंप पहले ये कहते थे मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने मीडिएशन कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच, मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी। अब वो कहते हैं कि मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा इसका। लेकिन दोनों की मीटिंग होगी पहली बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी, मीटिंग तो वहां पे होगी। 2019 से जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हर G7 मीटिंग के लिए, और इस बार भी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब कनाडा ने अपने आप नहीं इनवाइट किया महीनों पहले, तो उनको अच्छा तगड़ा झटका लगा है बाकी G7 कंट्री से कि अगर इंडिया नहीं है तो इस मीटिंग का क्या फायदा है। तो इंडिया का वो रुतबा है आज। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जो 2 पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है रूल ऑफ लॉ। ये बात करते हैं, और अनीता आनंद जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारतीय मूल की हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि रूल ऑफ लॉ तो रहेगा कनाडा के अंदर, लेकिन हमें पार्टनरशिप बनानी है। इसका मतलब भारत के साथ पार्टनरशिप बनानी है। निज्जर कंट्रोवर्सी वो पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल, अब निज्जर कंट्रोवर्सी को वो पीछे कर रहे हैं। और दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी कंसर्न्स पे डिस्कशन। किसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स? भारत की।
और किसके ऊपर? खालिस्तानी एलिमेंट जो वहां पे है। इस बार आपने देखा जो उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो पिछली बार 25 सीट लेके उसने ट्रूडो को सपोर्ट किया था और उसकी वजह से उनके कई मिनिस्टर थे और उस वजह से भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे, आज सिर्फ 7 रह गई हैं सीट्स उनकी, 25 से 7 पे आ गए हैं, उनका अब कोई वजह नहीं रह गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह सही समय है जब भारत जा रहा है और जब भारत कनाडा के साथ डिस्कस करेगा तो पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए, स्पेशली जब टैरिफ्स का वॉर चल रहा है कनाडा और अमेरिका के बीच में। आप मानेंगे नहीं, आज कनाडा के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 3 गुना हो गई हैं। जो एसेंशियल चीजें जैसे मिल्क की है, दूध की जो कीमतें हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं जो आता था अमेरिका के साथ से। तो आज सही समय है कि जब हम बात करें कनाडा से, आज सही समय है जब हमको वहां ट्रंप भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करें, उनको कहें कि ये जो पाकिस्तान मांगता है ये डिफेंस इक्विपमेंट और जो पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है IMF और FATF के अंदर, और खासकर FATF के अंदर उनको ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है ताकि आतंकवाद रुक सके। और उनको वापस याद दिलाना है कि आतंकवाद चाहे वो डैनियल पर्ल का था, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग का लेकिन था। ये ठीक है, हम ये चाहते हैं, लेकिन अब जो सबूत दुनिया दे रही है तो FATF तो अब ये लगता नहीं कि पाकिस्तान कहीं FATF में जा रहा है। अब उसको आप एंटी टेरर कमेटी का वाइस चीफ बना रहे हो, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि देखिए, वो FATF में जाए? नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है और ये रोटेशन पे जाती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी देख के दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको जो काउंटर टेररिज्म में डेप्यूटी बनाया गया चेयरमैन, और उस पे बनाया गया तालिबान कमिटी, सैंक्शंस कमिटी में उसको जो चेयरपर्सन बनाया गया, ये उसकी कैपेबिलिटी पे नहीं बनाया गया, ये तो रोटेशनल सीट्स हैं। जी, अब सर वो सवाल, ट्रंप और मोदी जी आमने सामने होंगे और फिर भारत से लोग कहेंगे मोदी जी अब तो जाके बोलोगे ना ट्रंप को, आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आपने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, फिर शोर होगा हमारे यहां। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो ये G7 का मुद्दा है, G7 के अंदर जितनी मीटिंग 2019 से जैसे पहले बोला गया है, भारत हमेशा उसका हिस्सा रहा है। पहले G8 होता था, रशिया के इन्होंने निकाला क्रीमिया के बाद, और बाद में ये सोच रहे थे कि रशिया को दोबारा G7 में डाला जाए, लेकिन फिर हो गया ये 2022 में जो यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया, उसके कारण फिर उन्होंने उसको होल्ड में डाल दिया। अभी जो ये मीटिंग हो रही है G7 की कनाडा में, कनाडा ने मार्च के महीने में भी जेलेंस्की जैसे लोगों को न्योता भेज दिया था, वो भारत को नहीं भेजा था। तो जो भी इनके अंदर कश्मोकश चल रही थी, अब इनको बता दिया गया और मेंबरों के द्वारा कि भारत के बिना G7 का कोई वजूद या एक जिसको बोलते हैं एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में भारत एक पिवटल जगह पे बैठा है जहां ग्लोबल साउथ हमारे नीचे है और ग्लोबल नॉर्थ के साथ हमारा कनेक्ट है। हमारी अपनी इकोनॉमी, अपना जो कंजम्पशन है, हमारी अपनी यहाँ पे जो खपत है पूरी दुनिया के वो सामान की बहुत बड़ी है, इसलिए कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब जहाँ तक रहा मोदी साहब का ट्रंप के साथ में मुलाकात, वो ज़रूर होगी ऑन द साइड लाइन्स, और ये सारे मुद्दे वहाँ पे जब डिस्कस होंगे कि क्या ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट करके दोबारा उग्रवाद को, टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनका अपना इंटरेस्ट जरूर होगा अमेरिका का कि चाइना से इसको किस तरह से उसके इन्फ्लुएंस से निकाला जाए। पाकिस्तान को हो सकता है उसके चक्कर में चेष्टा कर रहे हो कि थोड़ा लॉलीपॉप खिलाओ पाकिस्तान को और ये चीन के चुंगल से निकल जाए, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि CPEC ना बने। अमेरिका नहीं चाहता CPEC बने, क्योंकि उससे चाइना तगड़ा होता है, और जो इसका सी रूट है वो, उसका अगर सी रूट है तो वो एक थ्रेट के अंदर है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए बढ़ती है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर आपको बताता हूं, जब डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो जब पाकिस्तान को भारत से मार पड़ी तो उसने दुनिया के बहुत सारे देशों से मदद मांगी। आपने देखा था शहबाज शरीफ ने इतने सारे थैंक यू एक लाइन में बोले थे, इसको भी थैंक यू, उसको भी थैंक यू, इसको भी थैंक यू। एक थैंक यू रह गया था, वो अब आया है। पाकिस्तान ने सीज फायर कराने के लिए सिर्फ अमेरिका को, मुस्लिम कंट्रीज से जाकर ही बात नहीं की थी, उसने रशिया से भी बात की थी। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उनके पास शहबाज शरीफ ने अपने स्पेशल असिस्टेंट को, यानी आप कह लीजिए अपने विशेष दूत को भेजा एक चिट्ठी लेकर के, और कहा कि आप प्लीज अपनी दोस्ती के रिश्तों का इस्तेमाल कीजिए भारत के साथ और हमारी भारत से बात करा दीजिए। अब ये खुलासा हो रहा है और इसमें बाकायदा नाम सामने आए हैं, उस व्यक्ति का भी नाम आया है जिसको कि शहबाज शरीफ ने भेजा था। तो अब आप देखिए पाकिस्तान की डेस्परेशन इसमें कितनी है कि हमसे बात करें। मैं बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, हमारे पास है तो वो भी दिखा दीजिए। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? वी आर हियर टू अपील टू यू, रिक्वेस्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स टू एड अस इन दिस परसूट ऑफ पीस। यूनाइटेड स्टेट्स
if it puts its might behind peace, can speak to India and explain how it's in all our interest to resolve our issues. कि अमेरिका भारत से जाकर के कहे कि भाई आप जाकर के बात करो, पाकिस्तान से डायलॉग करो. क्यों है डेस्परेट पाकिस्तान इतना सर? रूस से भी कह रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि अब हमारी बात करा दो. देखिए, सबसे पहला डेस्परेशन तो है पानी, क्योंकि पानी के चक्कर में पानी में भी 4 चिट्ठी लिख चुका है सर वो भारत को. हाँ, वही 4 चिट्ठियां. हाँ, वही है. सबसे बड़ी मुसीबत इनकी यही है कि भारत ने पानी बंद कर दिया. अभी अगर कोई इंटरवीन करेगा नहीं, हमारी वो सुनेंगे नहीं, हमारी बात मानेंगे नहीं. और किसी से, जितने भी भारत के दोस्त हैं, सभी को रिक्वेस्ट करो कि भैया किसी तरीके से पानी छोड़ दो. तो पानी एक ऐसी मुसीबत है उनकी. इस दिमाग अभी पहले तो बड़े जोश में बोल रहे थे. यही बिलावल भुट्टो जो आपके सामने, आप जो स्क्रीन पर हैं, ये बड़े जोश में बोल रहे थे कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी. तो ये भी अब वो जो है, पानी भी रुक गया और पानी की अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अनाउंस हो रहे हैं. तो अब अगर हिम्मत है तो खून की नदियां बहा के दिखाओ. वो भी भारत तैयार है. हमने भी बोला है कि जी हमने पॉज किया है ऑपरेशन सिंदूर, आप जरा कुछ करके दिखाइए, उसके बाद बताते हैं आपको. तो ये जो मैसेज है, इस मैसेज से उनको निकलने के लिए कोई तरीका नहीं बन रहा है सिवाय इसके कि भारत के दोस्तों को अप्रोच किया जाए. बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम. मैं हूं सौरभ आपके साथ. मेजर जनरल एसबीएस थाना, मेजर जनरल बीके दत्ता, एयर कमोडोर एएस बेल स्टूडियो में आपके लिए आज सारी खबरों का एनालिसिस कर रहे हैं. और एक खबर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन वो बयान नहीं आ पाया था, अब आ गया है. बात हो रही थी भारत की डिप्लोमेसी की जीत की या हार की. हमारे यहाँ ये बहुत कहा जा रहा है कि दुनिया में आपका साथ किसने दिया, पाकिस्तान को कंडेम किसने किया. तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान मैं आपको सुनाता हूं और ये भारत की विक्ट्री है, क्लियर कट. भारत का डेलीगेशन जो अमेरिका गया था, शशि थरूर की अगुवाई में, कांग्रेस के जो लीडर हैं, हिंदुस्तान की तरफ से उसने अपनी बात रखी, जिसके बाद यूएस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मस्ट ने भारत के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है. ये यूएस हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के चेयरमैन है ब्रायन मस्ट. ऐसे समझिए जैसे हमारी संसद में हर मुद्दे के लिए एक कमेटी बनी होती है, परमानेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जिसको हम बोलते हैं. फॉरेन अफेयर्स के लिए बनी होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए बनी होती है. उसमें सारे दलों के लोग होते हैं, उसका कोई एक चेयरमैन होता है, उसका काफी वजन होता है. क्यों? क्योंकि वो किसी को भी बुला सकता है बात करने के लिए. मान लीजिए आप अभी हमारे यहाँ जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी थी, इसके चेयरमैन शशि थरूर हैं, इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया बात करने के लिए. आप बताइए, हमारे सामने आकर के सारी बातों को एक्सप्लेन कीजिए. फॉरेन मिनिस्टर को वो बुला सकता है. कुछ कमिटीज के पास तो इतनी ताकत होती है कि वो चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लें. ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसी ताकत भी होती है. तो ये बड़ी पावरफुल बॉडीज हैं. इसी का समकक्ष ये अमेरिका का उनकी जो पार्लियामेंट है, उसकी जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, उसके चेयरमैन है ब्रायन मस्ट. इनसे बात की हमारे डेलीगेशन ने और इन्होंने ये कहा कि दुनिया बड़ा दम साध कर देख रही थी जो भी हो रहा था आपके यहां पर, और आपके यहां जो हमला पहलगाम में हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था. और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के ऊपर ऐसा हमला हो जाए तो उसका जवाब देना बिल्कुल जायज है. क्लियर कट एंडोर्स किया उन्होंने कि पहलगाम के हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद पर हमला करना यह भारत की जरूरत भी थी और भारत का हक था, उसका राइट था कि भारत ऐसा करता. सुनिए. This was a very important meeting. This was a bipartisan delegation from the House of Representatives receiving India. We were proud to receive our friend and our ally, and it came from each and every one of us a strong condemnation for the terrorist attacks that took place. There's no room in this world for those kind of attacks. I think we all, as I said in my remarks, the world was holding its breath, looking at what had taken place, both in disgust, but as well as the response that took place that allows those hostilities to come to an end. When you are attacked, you have no choice but to respond. The world does not allow anything else, and so it was absolutely necessary that those responses took place. But we have a great friendship and a great partnership between our nations, and we see nothing but growth and expansion for that in the future. 3 बहुत बड़ी बातें कही इन्होंने. पहले तो जो आपके ऊपर हमला हो तो आपको जवाब देना आपका हक है, राइट. दूसरा उन्होंने कहा द रिस्पॉन्सेज दैट हैपेंड दैट मेड द हॉस्टिलिटीज टू कम टू एन एंड. आपके जवाब के बाद जो है, जवाब ऐसा था कि उसके बाद जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई जो है खत्म हुई. तो ये बड़ा क्लियर कट साहब, इससे ज्यादा और क्या कोई बोलेगा सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये बता रहे हैं, ये जब बोलते हैं तो ये एक रिप्रेजेंट करते हैं जो भी उनकी सेनेट है, जो इनकी पार्लियामेंट है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये.
अमेरिका की पार्लियामेंट को। तो जाहिर है कि जो इन्होंने बताया और जिस हिसाब से इन्होंने पूरे चीज़ को समझा कि ना सिर्फ हमला देना, जवाब देना ज़रूरी है, वो भी इन्होंने माना, और दूसरी चीज़ जवाब इस तरीके से दिया गया कि हॉस्टिलिटीज़ बंद हो गई, यानी कि ऐसा हम लोगों ने जवाब दिया और मैच्योर तरीके से और एक जिम्मेवारी वाला जवाब दिया, जिससे और ज़्यादा लड़ाई भी नहीं भड़की और मैसेज भी क्लियर गया, और ये ज़रूरी था। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानते हैं आप? ये बहुत, मैं इसको महत्वपूर्ण मानूंगा, बहुत बड़ी जीत है ये। और यही नहीं, जितने भी हमारे अभी डेलीगेशंस गए हैं, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे ओवैसी हों, चाहे बाकी भी जो डेलीगेशंस गए हैं, सभी ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपने डिप्लोमेसी का, पहली बात। और दूसरी चीज़ आप समझिए कि इसका कारण, इसका फ़ायदा क्या होता है। अब बहुत लोग बोलते हैं, देखिए इससे ग्राउंड पर कोई सिचुएशन चेंज नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारत एक उभरती इकोनॉमी है, हमें चाहिए पब्लिक परसेप्शन सही होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि लोगों को इन्वेस्ट करना है भारत के शेयर्स पर और भारत के अंदर पैसा अपना डालना है, फैक्ट्रीज खोलनी है। वो ये देखते हैं कि भारत के कितना जिम्मेवारी पूर्ण देश है ये, और वहाँ पर मैं पैसा लगाऊं तो क्या मेरा पैसा जो है वो सेफ है या नहीं है, और कितने जिम्मेवार देश में मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, ये और यही हमें विकसित भारत की तरफ ले जाता है। तो एक पब्लिक परसेप्शन वर्ल्ड में सही करना, ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और ये डेलीगेशन वही कर रहे हैं। जी बेल साहब, अमेरिका की पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चीफ कह रहा है कि भारत ने जवाब दिया, बिल्कुल जायज था, और जवाब भी ऐसा दिया कि जंग रुकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक्चुअली हमारे देश की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, इसको मैं ये कहूंगा, और साथ में ये कहूंगा कि बड़ा अच्छा लीड किया जो डेलीगेशन को। और ये बहुत ही अच्छी चीज कहूंगा मैं, जो उन्होंने 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। यानी कि उन्होंने कहा जिस तरीके से ये आतंकवादी घटना घटी वो तो बहुत ज्यादा निंदनीय है, पर जो भारत ने रिस्पांस दिया था वो भी सही है। और जो लड़ाई रुकी, वो क्यों रुकी? वो रुकी इसलिए कि जो भारत का रिस्पांस स्ट्रांग था। और जब पाकिस्तान, वो जो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जो इसका इन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान जब घुटनों पे आ गया तो इनके पास गया था रोते हुए कि इस लड़ाई को रोको। और उन्होंने ये कहा कि भारत बहुत अहम है पूरे विश्व के अंदर और किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज आपने कहा वो रोता हुआ गया पाकिस्तान, तो वो अभी तक रो रहा है। तो वो एक खबर शहबाज शरीफ की मैं बता दूं, फिर मैं जनरल दत्ता आता हूं आपके पास। शहबाज शरीफ वाली खबर जरा मुझे बता दें आगे डिटेल में। शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त दौरे पर हैं सऊदी अरब के। सऊदी अरब का दौरा क्यों अहम है? क्योंकि वहां शहबाज शरीफ एक बार फिर कटोरा लेकर के गए हैं। शहबाज शरीफ बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता भीख मांगना, लेकिन मैं क्या करूं, देश कैसे चलाऊं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई है, और दौरे से पहले शहबाज शरीफ ने यह कबूला था कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि हम उसके पास भीख मांगने के लिए इस तरह बार बार जाएं। लेकिन इस बार उन्होंने भीख से पहले थैंक यू भी बोला है कि भाई आप बहुत शुक्रिया, नाम लेकर के कहा कि आपने हमारी भारत के साथ जंग में आपने हमारी मदद की। अब सऊदी अरब ने किसकी मदद की थी, उसका क्या रोल था, ये भी आने वाले दिनों में खुलेगा। लेकिन सऊदी अरब एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है हमारे, और उसके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो एक क्लाउड तो है सऊदी अरब का जैसा अमेरिका का है। दत्ता साहब। बिल्कुल सौरभ, जो अभी इसका दौरा है ये पूरे अलग अलग मुल्कों में गया, तुर्की, अजरबैजान, और जहाँ जहाँ पे जाके इसने अपना रोना रोया। तो अभी ये गए हैं सऊदी अरेबिया उनको धन्यवाद देने, और वहाँ पे जाके जिसको हम बोलते हैं मत्था टेकने कि भैया आपने हमको बचा लिया भारत के कहर से, और साथ साथ में हाथ भी फैलाएंगे, वहाँ पे जाके भीख मांगेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा और एक बोलना चाहूँगा, जो पिछला कमेंट था अपने अमेरिकन कमेटी के जो मेंबर हैं उन्हें बोला बाय पार्टिसन, मतलब कि अमेरिका की सारी पार्टियों द्वारा संगठित ग्रुप है वो। और उन्होंने बोला कि जो भारत ने किया, जो हमला हुआ, बहुत निंदनीय था, उसका रिस्पांस जायज़ था और करना बनता भी था। और उसके बाद भारत ने जिस प्रकार उसको रोक दिया, वो भी एक बहुत मेच्योरिटी है। वो पूरी दुनिया को दिखाता है भारत की डेमोक्रेसी की ताकत। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी आबादी, राइजिंग इकोनॉमी, और हमारी ताकत, हमारी टेक्नोलॉजी। इसलिए दुनिया में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, उसको कोई शक शंका नहीं होगी कि भारत एक सेफ डेस्टिनेशन है जहां पे आके आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा सेफ रहेगा। और ये दोनों चीज़ें, आप सऊदी अरब भी हमारा मित्र है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है हमारे प्रधानमंत्री के, वहाँ के क्राउन प्रिंस के साथ में।
और बहुत सारी जो चर्चाएं हैं, डिफेंस डील हो चाहे जो भी मुद्दे हों, तो हमारा इंटरेक्शन है एक इक्वल पार्टनर का, एक इकोनॉमिक पार्टनर का, और ये एक भीख मंगा जा रहा है, जाओ भीख मांगने के लिए वहां पे। अच्छा, तो ये अंतर है। मतलब मजेदार बात है कि ये आदमी जो है शहबाज शरीफ खुल के बोलता भी है, हम बताता है वो कि हम मैं जहां जाता हूं लोग दुनिया को लगता है मैं भीख उसके मांगने पास आया कोई हूं, चारा मैं नहीं है करके बेचारे आया। ये छवि इन्होंने खुद बनाई है, अपनी दुनिया ने नहीं बनाई, इन्होंने खुद बनाई है। अच्छा, आप बांग्लादेश की खबर की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, उनको जान बचाकर यहां आना पड़ा था। लोग कहते हैं अगर उनको वहां की आर्मी ने कुछ घंटों की मोहलत ना दी होती कि आप चले जाइए, उन्होंने अपना जहाज दिया कि आप जहां जाना चाहती हो वो चले जाओ, और फिर वो दुनिया में कहीं और जाना चाहती थी, शायद अमेरिका इंग्लैंड जाना चाहती थी, वहां उसने आने नहीं दिया, तो फिर वो भारत में उन्होंने शरण ली। भारत ने कभी मना नहीं किया था उनको, भारत उनको अच्छा दोस्त मानता है अपना। जब तक शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग वहां सत्ता में रही, लंबे वक्त तक रही, भारत बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब साहब ये कट्टरपंथी सड़क पर आ गए और शेख हसीना को आना पड़ा, वहां हो गया तख्ता पलट। तब से अब तक पूरी दुनिया ये मांग कर रही है कि आप चुनाव कराइए। मोहम्मद यूनुस को कोई पोस्ट नहीं है, ही इज एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। गवर्नमेंट का कौन है मुख्य एडवाइजर? किसी को होता है ना, वहां कोई आदमी नहीं है, आपने इनको बना दिया एडवाइजर, तो ये डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है। उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। इनकी दुनिया में छवि ये है कि ये अमेरिका की बिडिंग करते हैं, मतलब जो अमेरिका चाहता है वो ये करते हैं। साथ साथ चाइना को भी प्ले करते हैं, चाइना भी अपने काम इनसे निकलवाता रहता है, और ये एंटी इंडिया है। अब ये पूरी तरीके से क्लियर है। अब इनके पीछे आर्मी चीफ भी पड़ गया इनका, जनरल जमा, और उन्होंने इनसे कहा कि इस साल दिसंबर तक 2025 में आप चुनाव कराइए। आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, आपको राइट ही नहीं है वो फैसले लेने का, एक चुनी हुई गवर्नमेंट फैसले करती है ऐसे। तो उन्होंने लेकिन उस वक्त मना किया। अच्छा, इन्होंने थोड़े तेवर भी दिखाए, इन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे ऐसे आप अगर लोग आप पुश करेंगे तो। बाकायदा खबर छपी थी कि ये रिजाइन करना चाहते थे। अब इन्होंने कहा कि मैं अगले साल 2026 में अप्रैल के महीने से पहले चुनाव करा दूंगा। डेट नहीं आई है, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से अब ये एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो कट्टरपंथी हैं, यही लोग क्या चुनाव में भी हावी रहेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है वहां। ये पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ सकती। ये वो पार्टी जो पिछले हर चुनाव में 40% वोट लेकर के आती है, उस पार्टी को आपने बैन कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने इमरान खान को बैन कर दिया। बिल्कुल उसी लीग पर ये चल रहे हैं। तो जो चुनाव यहां होगा, क्या उसका निष्कर्ष हम अभी नहीं निकाल सकते? इन्होंने जेलों से आतंकवादी छोड़े, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जेल में डाला मोहम्मद यूनुस ने, और आतंकवादियों को रिहा किया, सारे कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया, वो सड़क पर आ गए, घोषित आतंकवादियों को। तो सरकार में भी वही जाएंगे ना जीत करके, क्योंकि अब अवामी लीग तो इलेक्शन है, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश में, उन्होंने ये कहा कि अवामी लीग के मतलब शेख हसीना के बगैर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। अजीबोगरीब बात सर वो कह रही थी। कोई मतलब है इस इलेक्शन का अगर इसमें अवामी लीग नहीं है? देखिए, ये जो पूरा तख्ता पलट है, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। ये काफ़ी बार ये उजागर भी हो चुका है, और जाहिर है कि वो शेख हसीना से और अवामी लीग से खुश नहीं थे, और शेख हसीना ने उनको आइलैंड नहीं दिया, शेख हसीना ने उनकी बिडिंग नहीं करी। तो उन्हें लगता है कि शेख हसीना अगर हट जाती हैं, और वो उनको एक तरीके से इनको प्रॉप अप किया गया और उनको हटाया गया, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स के पास ना इतना पैसा होता है और ना इतनी ताकत थी कि ये शेख हसीना जैसी पार्टी को और शेख हसीना की गवर्नमेंट को वो लोग हिला सकें। तो जाहिर है कि पूरा बाहर से उनको मदद मिली और अमेरिका ने ये सब मास्टरमाइंड किया। अब इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक है कि एक प्रॉपर डिज़ाइन बना है, पाकिस्तान की तरफ से नज़दीकियाँ, जमात इस्लामी को उठाना, जमात इस्लामी के लोगों को छोड़ा जाना, और जमात इस्लामी को अगर आप याद करें अवामी लीग ने बैन किया था इलेक्शन के लिए। अब ये उलट कार्रवाई हो रही है कि यूनुस बैन कर रहे हैं अवामी लीग को इलेक्शन के लिए, और जो वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि मेरे रिफॉर्म पूरे हो जाएं तब मैं इलेक्शन करवाऊंगा, वो रिफॉर्म ये है कि किसी भी तरीके से सारे चीज़ें ऐसी प्लग कर दीजिए, सारे गैप ऐसे प्लग कर दो कि अवामी लीग दोबारा पावर में ना आए। ये उनके रिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा ओनली सेक्युलर पार्टी इन बांग्लादेश, हाँ, जो अकेली सेक्युलर पार्टी है। तो अब वो रिफॉर्म्स को जो है अब क्या हुआ था कि एक तनातनी हो गई थी, क्योंकि जो खालिदा जिया हैं उनकी पार्टी, वो भी कह रहे थे दिसंबर में इलेक्शन कराओ, आर्मी बोल रही थी दिसंबर में इलेक्शन कराओ, यूनुस अड़े हुए थे कि मैं जून में कराऊंगा इलेक्शन।
अब मुझे लगता है कि किसी तरीके से दोनों में समझौता हुआ है कि चलो ना आपकी ना हमारी, अब अप्रैल में करा देते हैं इलेक्शन, या अप्रैल की बात करें। अब क्या होगा कि सरगर्मी तेज हो जाएगी। जमायते इस्लामी जो है कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से संगठित होकर चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाए, और बीएनपी भी कोशिश करेगी, और जहाँ तक अवामी लीग का सवाल है उनके भी प्रोटेस्ट होंगे। तो अभी से लेकर इलेक्शन तक भी बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश किसी भी तरीके से शांति या उन्नति की तरफ जा रहा है, अराजकता की तरफ ही जाएगा। अराजकता की तरफ ही जाएगा। सर, इलेक्शन के बाद क्या जो अगली सरकार यहाँ आएगी, अभी वक्त है, दूर है, अभी लगभग 1 साल है, लेकिन क्या अभी के हालात देख करके लगता है कि उसमें कोई प्रो इंडिया या न्यूट्रल एलिमेंट हो या एक्सट्रीमिस्ट ही होंगे उसमें? देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश के अंदर, और यूनुस के ऊपर जो प्रेशर डाला गया आर्मी द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए, खास करके बीएनपी के द्वारा, अभी इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए बोला मैं अगले साल जून जुलाई में कराऊंगा। मेरे को लगता है ये यूनुस की चाल है। ये इस दौरान कुछ और कार्रवाई करेगा जिससे कि वो फौज को कमज़ोर करे और सत्ता में बना रहे खुद। लेकिन अभी अगर इलेक्शन वहाँ होती भी है और जमाते इस्लामी वहाँ हावी होती है या रेडिकल एलिमेंट वहाँ पे हावी होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं होता, तो बूथ कैप्चरिंग होगी। वो फेयर एंड फेयर इलेक्शन कभी हो ही नहीं सकती। अगर वो फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगी, जिसको बोलते हैं कि एक अंडर अ कंट्रोल्ड बॉडी, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट किसी भी उस पार्टी की तरफ चला जाएगा जो फंडामेंटलिस्ट होगी, यूनुस के लिए वो सपोर्ट करेगी, और वैसी पार्टी कभी भी भारत के हित में नहीं होगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर आर्मी मेजर रोल ना प्ले करे वहां पे, अगर आर्मी के निगरानी के नीचे इलेक्शन नहीं हुए, तो ये फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। आर्मी का भी तो सर समझ में नहीं आ रहा ना, वो किसके साथ है। वो शेख हसीना के साथ तो थी नहीं, लेकिन वो इसको भी पुश कर रही है, यूनुस को भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। ये देखिए, पहले इन्होंने बात करी थी कि जनवरी और जून के बीच में कभी भी मैं करा दूंगा, तो इन्होंने बिल्कुल मिड पॉइंट लिया है अप्रैल का, कि मैं अप्रैल में, ताकि इनकी बात भी रह जाए। और जो बीएनपी और जनरल वकार, जमन वकार, उनको कोशिश कर रहे हैं पुश करने के लिए दिसंबर तक इलेक्शंस के लिए, तो वो भी पूरी हो जाए। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये आती है कि जमात इस्लामी का सिर्फ 10 से 12% ही पॉपुलैरिटी है पूरे देश के अंदर। तो जमात इस्लामी वहां पे गवर्नमेंट बनाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। वो सपोर्ट कर सकती है लेकिन बना नहीं सकती अपने आप के अंदर। बीएनपी जो पार्टी है वो ही हमेशा अवामी लीग के साथ उनका कंपटीशन होता था कि अब कौन गवर्नमेंट बनाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं मुझे कि इस समय बीएनपी, हालांकि तीसरी पार्टी भी बन गई है, और वो तीसरी पार्टी है नेशनल सिटीजंस पार्टी, जो उन स्टूडेंट्स ने बनाई है उस प्लेटफॉर्म पे अगेंस्ट रिजर्वेशंस वाले पे, और पर उसका कोई जोर नहीं है, उसका कोई ग्राउंड लेवल पे कोई खास सपोर्ट नहीं है। तो कितनी उनको सीट्स मिलेंगी इस पे भी बहुत बड़ा डाउट है। खालिदा जिया कैसा, उनका रिश्ते कैसे रहे उनकी सरकार के बारे में? खालिदा जिया के रिश्ते जो है हमेशा से पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज रहे हैं। हालांकि वो जिया और रहमान की वाइफ थी और जनरल जिया की वाइफ थी, और जनरल जिया ने ही सबसे पहले आजादी का झंडा मार्च में लहराया था 1971 के अंदर। लेकिन खालिदा जिया हमेशा से पाकिस्तान के क्लोज रही हैं और पाकिस्तान के साथ ही उनका सपोर्ट रहा है। तो अगर कोई भी इलेक्शन होते हैं बीएनपी पक्का जीतेगी, लेकिन अगर अवामी लीग किसी और तरीके से किसी और फॉर्म में ना आए तो बीएनपी पक्का जीतेगी, और वो भारत के अगेंस्ट ही काम करेगी। देखिए ना, पाकिस्तान ने बैन कर दिया इमरान खान की पार्टी को, तो वो उसके जितने उम्मीदवार थे सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिए और इंडिपेंडेंट जीत गए। अब वो जीतने में उनको भी डराया धमकाया गया, उनसे समर्थन दिला दिया गया, इनको शरीफ को किसी को भुट्टो की पार्टी को, और जो नहीं माने उनका इलेक्शन काउंटरमैंड कर दिया गया, किसी और को जीता डिक्लेयर कर दिया गया। क्या बांग्लादेश ऐसा करेगा? बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ मेजर जनरल एसबीएस थाना, मेजर जनरल बीके दत्ता, एयर कमोडोर एस बहल हैं। मैं आपको ट्रंप और मस्क की लड़ाई क्यों हुई और उसमें क्या चल रहा है वो दिखाऊं, उससे पहले जरा एक खबर रूस और यूक्रेन की जल्दी से आपको दे दें, जहां पर अब सीज फायर की सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी और अब पुतिन ने यूक्रेन को आतंकवादी देश करार दे दिया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे देश से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी कड़े तेवर दिखाए और कहा कि शांति बहाल करने के लिए वो पुतिन का इंतजार नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए सबको रूस पर, पुतिन पर प्रेशर डालना होगा। Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию
киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Встречи. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? If we will have a ceasefire, this short one, before leaders, I think that this is a mood and spirit of the meeting will be that we are speaking about peace or we're beginning from the war. His person. We don't need to wait the time when he will be ready for the peace, and from him we can't wait for his initiative moving to peace. We just have to pressure on him, and maybe we will get peace. अब पुतिन कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी संगठन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं इनसे क्यों बात करूं और मैं सीज फायर क्यों करूं। और वो क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, छोटी सीज फायर कर लीजिए। तो वो छोटी सीज फायर क्यों चाहते हैं भाई? युद्ध बंदी की बात हो तो, युद्ध खत्म हो तो बात समझ में आती है, ये छोटी सीज फायर क्यों ज़ेलेंस्की जो है वो मांग रहे हैं? इसका मतलब सर ये भी रीग्रुप करना चाहते हैं? बिल्कुल, दोनों का ही लड़ाई बंद हो, ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, दोनों तरफ से अभी लड़ाई बंद होने के चांसेस बहुत कम हैं और दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। ज़ेलेंस्की इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन लड़ाई बंद हुई उस दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि यूरोपियंस नहीं चाहते कि ज़ेलेंस्की बंद करें लड़ाई, क्योंकि यूरोप को ये लग रहा है कि हम तो तैयार नहीं है रूस से 1-to-1 करने के लिए। तो अगर यूक्रेनियन मर रहे हैं और अगर वो रूस को कमज़ोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो उनको पैसे दो, उनको मरने दो और आगे बढ़ते जाओ। और ज़ेलेंस्की इसको अलाउ कर रहे हैं, ये उनकी यूक्रेन की विडंबना है। जहाँ तक रूस का सवाल है, जिस किस्म का अटैक अभी ज़ेलेंस्की ने किया है रूस के अंदर घुस के, और एक तरीके से टेरर अटैक ही माना जाएगा क्योंकि वो वहाँ के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके किया गया है, तो जाहिर है कि पुतिन चुप नहीं बैठने वाले। और पुतिन ने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बर्बादी भी करी है रूस में, और वो अभी किसी भी हालत में उनसे बात नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि रूस की अभी जो एम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी वो ये 4 सूबों के अलावा जो उनकी लिंग्विस्टिक बाउंड्री है, यानी कि जहाँ जहाँ रशियंस लोग रहते हैं, चाहे वो सुमी हो, खार्किव हो, उड़ीसा हो, ये तीनों को वो अगर वो चाहेंगे कि अब मैं इनको भी कब्जा करूँगा, और उससे क्या है यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा। उसके बाद उनका एक तरीके से जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसके बाद एक लंबे समय तक जो नाटो है वो उनके ऊपर एक खतरा बन के नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर वो लवीव वगैरह में भी आके नाटो के कुछ लोग बैठ जाते हैं तो उन्हें इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। रिसोर्सेज हैं पुतिन के पास, 3 साल से तो लड़ाई चल रही है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना पुतिन ने लड़ाई में खर्चा किया उससे ज़्यादा यूरोप ने तेल खरीदा है पुतिन रूस से इसी दौरान, और यूरोप खरीदा है तेल भी। और यूरोप ने जितना पैसा आज तक यूक्रेन को दिया है उससे ज़्यादा का वो तेल खरीद चुके हैं इसी दौरान, लड़ाई के दौरान। आज तक अमेरिका ने फर्टिलाइज़र और न्यूक्लियर फ्यूल रूस से खरीदना बंद नहीं किया है। तो ये एक जो लड़ाई के जो इकोनॉमी की अभी आप जहाँ तक बात करते हैं, चीन के ऊपर अभी जितना हमारा मुश्किल से 1 या 2% तेल आता था रूस से, अभी 40% आता है। उसी मुताबिक चीन का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है, रूस की इकोनॉमी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो यूरोप की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा रहा है इस लड़ाई के दौरान। तो रूस जो है वो कुछ हद तक इकोनॉमिकली उसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान, इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से नहीं रुकने वाला उसको कोई नुकसान नहीं। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि उनके आदमी बहुत मरे हैं और वो एक कॉस्ट है जो बहुत बड़ी कॉस्ट है। अब उन्होंने क्या कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया है, ड्रोन और मिसाइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, अब आदमी नहीं मरवा रहे हैं। कॉस्ट की बात हुई तो अब जरा ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप को अब कीमत चुकानी पड़ रही है। ये सत्ता में आए, अच्छा में कोई हम लोग भी जो हैं भारत में बहुत बड़े हिस्से को एक लगता था, हमें भी ये लगता था ट्रंप आएंगे तो भारत के हितैषी हैं, मोदी के साथ अच्छी इक्वेशन है तो भारत की हित की बात करेंगे। खास तौर पर वो इसीलिए था क्योंकि ये पिछले इनके राष्ट्रपति काल में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्ती की थी।
एड बंद कर दी थी, कहा था कि आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादियों पर एक्शन नहीं लेता, हमें धोखा देता है, हमारी पीठ में खंजर भोंकता है। तो भाई हमें भी लगा था कि ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान पर सख्ती बरकरार रखेंगे, भारत के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। इन्होंने जो सुर अभी इन्होंने अलापे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी, बिल्कुल एक अजीब सी बात इन्होंने कहनी शुरू कर दी। और जिस तरीके से पाकिस्तान को एक किस्म का बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भारत के लिए बहुत निराशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनके साथी थे एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, ट्विटर का मालिक, स्पेस एक्स का मालिक, जो स्पेस शटल तक पहुंचता है, स्पेस स्टेशन में पहुंचता है, जहां नासा नहीं पहुंच पाता वहां पर इनका स्पेस शटल पहुंच जाता है। उस व्यक्ति ने, वो कहते हैं कि मैं ना होता तो ये चुनाव ना जीतते। अब इनके बीच में हो गया झगड़ा किस बात पे हुआ है? ट्रंप एक बिल लेकर आए, मॉनेटरी बिल लेकर के आए हैं, और उस बिल में दरअसल जो ये वादा करके आए थे सरकार में, उसका उलट हो रहा है। इन्होंने कहा था मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बंद करूंगा, मैं खामखा की सब्सिडीज जो चल रही हैं, प्रोग्राम जो चल रहे हैं जिसमें फिजूल खर्ची होती है सरकार की, मैं उसमें अरबों खरबों डॉलर बचाऊंगा आपके। लेकिन जो ये बिल लेकर के आए उसमें इन्होंने और ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया अमेरिका के ऊपर, अगर वो बिल पास हो जाए तो। ट्रंप ने कहा, एलन मस्क ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। इससे इनके बीच में झगड़ा हुआ। ट्रंप ये कहते हैं कि एलन मस्क की प्रॉब्लम ये है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो सब्सिडी देता हूं, जिससे इनकी टेस्ला गाड़ी को सबसे ज्यादा मदद पहुंचती है, वो सब्सिडी मैं बंद कर रहा हूं, इसलिए एलन मस्क चिड़े हुए। एलन मस्क कहते हैं कि मैंने बिल में देखा ही नहीं कि क्या है, लेकिन जब इतना मुझे पता है कि ओवरव्यू से मालूम है कि इससे कर्जा बढ़ने वाला है, तो मैं इसके खिलाफ हूं। यहां से तो शुरुआत हुई, फिर बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि इन्होंने ट्रंप के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। एक व्यक्ति अमेरिका में हुआ जिसके ऊपर बहुत गंभीर व्यभिचार के इल्जाम थे, वो व्यक्ति मर गया। अब उसका केस जो है वो सरकार ओपन करेगी, ऐसा दावा ट्रंप ने किया था कि इसने क्या क्या व्यभिचार किया। एलन मस्क ने कहा कि यह फाइल उस आदमी की कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसकी फाइल में इनका भी नाम है, मतलब ट्रंप का भी नाम है। तो ये तो सीधी लड़ाई हो गई, ये तो युद्ध हो गया दोनों के बीच में। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। इन्होंने ट्विटर पर पोल किया, 80% लोगों ने कहा कि आप अपनी पार्टी बनाइए, हम ये थक चुके हैं कि एक बार डेमोक्रेट्स, एक बार रिपब्लिकन, कोई एक तीसरी पार्टी होनी चाहिए। अमेरिका में 2 ही पार्टियों की सरकारें बनती आ रही हैं। तो एलन मस्क अब अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं, और वहां बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क को वो जवाब देने से बच रहे हैं कि एलन मस्क कुछ और बड़ा ना बोल दे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप कुछ कहेंगे, एलन मस्क ने तो ऐसा कहा है आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी रशिया यूक्रेन से बात कर रहा हूं, मैं चाइना से ट्रेड डील कर रहा हूं, मेरे पास अभी एलन मस्क के लिए सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं बड़ा निराश हूं एलन मस्क ने जो कुछ भी कहा है। सुन लीजिए। And a good way to save money would be to cancel some of Musk's contracts. How seriously are you considering that? We'll take a look at everything. I look at everything. He's got a lot of money. He gets a lot of subsidy. So we'll take a look at that. Only if it's fair. Only if it's fair for him and for the country. I would certainly think about it, yeah, but it has to be fair. Mr. President, would you consider reopening investigations into his companies? There are a bunch of investigations. I didn't know that they had any, but they had them. I would just let them speak for themselves. I had no idea. Excuse me. I have no idea whether or not they had investigations. And what's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? As your Honestly, team? I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, I just wish him well. He's, on the China तो ऐसा क्या एलन मस्क के पास राज है ट्रंप का जो बोल नहीं पा रहे? ट्वीट आप देख लीजिए। एलन मस्क ने नाम दिया है द अमेरिका पार्टी। अमेरिका पार्टी के नाम से वो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इट इज टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नीडेड इन अमेरिका टू रिप्रेजेंट द 80% इन द मिडिल। और दूसरा इन्होंने एक और बहल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी। उन्होंने किसी व्यूअर ने लिखा कि ट्रंप मस्ट गो एंड जेडी वैंस मस्ट टेक ओवर। जेडी वैंस राष्ट्रपति बन जाए, ट्रंप को हटाओ। और इन्होंने उसके ऊपर यस लिखा, यस ट्रंप शुड गो। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, लेकिन साथ में जेडी वैंस ने बिल्कुल इससे अपने आप को दूर कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं ट्रंप के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है। तो वो अपने आप को बीच में नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस समय विश्व के 2 मोस्ट पावरफुल आदमी लड़ रहे हैं। एक जो विश्व का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, $334.5 बिलियन, जिसकी पर्सनल वेल्थ है, और ये 500 बिलियन से कम हुई है। जब ट्रंप पार में आए थे तो 500 बिलियन थी। और दूसरा कौन है? विश्व का सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर जो अमेरिका का हेड है, ट्रंप। तो इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो पिस जाएगा। इसी वजह से वैंस ने जो कहा है अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। लेकिन जो ये युद्ध हुआ है, आप एक चीज बड़े ध्यान से देखिए,
जो ट्रंप का पहला टेन्योर था, क्या आपको उसमें से कोई भी सेक्रेटरीज या कोई भी मिनिस्टर्स आज दिख रहे हैं इस वाले इनके कैबिनेट में? कोई नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? और आप देखिए ट्रंप के साथ जो दोस्ती करता है, बाद में उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक अपना रिश्ता निभा सकें। और साथ में आप देखिए क्या बोलते हैं वो दूसरे देशों में। ज़ेलेंस्की जब आए थे तो उनके ऊपर मीटिंग के अंदर ही चिल्लाने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये बहुत कम लोगों के साथ रिश्ते बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर अमेरिका को, क्योंकि अगर जो बिल लेके आ रहे हैं, उनका जो बजट डेफिसिट है वो इस समय $600 बिलियन का इस साल का है। तो सोचिए कितना बड़ा उनके ऊपर इफेक्ट होगा जब ये स्पेंडिंग बिल, टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल को वो एक्ट बना देंगे। अरे देखिए, जब इस सरकार में दत्ता साहब आए, ट्रंप आए, तो ऐसा लग रहा था कि खुद को खुदा समझ रहे हैं। सारे ट्रेड डील्स खत्म कर दो, सबके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो। 200% टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर इन्होंने। हमारी ट्रेड डील अभी ट्रांजैक्ट हो रही है। इन्होंने कहा मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा। अब वो करते 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 जैसे बोला उन्होंने कि जो इनके साथ रहे वो सब इनके खिलाफ हो गए, और एलन मस्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब यहां से ट्रंप झुकेंगे तो मतलब यह है कि अमेरिका की सरकार जो मनमानी सी इस वक्त कर रही है उस पर क्या थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं कि इनके हाउस का इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस का इलेक्शन होगा, और वहां पर हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी की जो मेजॉरिटी अभी है वो मेजॉरिटी छिन जाए। अगर ऐसा होता है तो अगले 4 सालों में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इंपीचमेंट की तरफ बढ़ सकती है अगर चाहे तो। इनके ऊपर चार्जेस बहुत सारे हैं। बिल्कुल सौरभ, एलन मस्क ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बढ़ चढ़कर ट्रंप के साथ इसका साथ दिया, इसके कैंपेन्स के अंदर रहा, और पूरी अमेरिकन पब्लिक का जो एक जिसको बोलते हैं एक जो मूवमेंट उसने बनाया इलेक्शन जिताने के लिए, एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल था। फाइनेंशियली भी था और पर्सनली भी इसने हर एक जगह पे खड़ा रहा ट्रंप के साथ में। और जो डॉज करके इन्होंने बोला गवर्नमेंट का जो एफिशिएंसी है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर भी इसकी जिम्मेवारी लगाई गई कि किस प्रकार खर्चा कम किया जाए। लेकिन जब ट्रंप ने जो टैरिफ वाला चक्कर चलाया पूरी दुनिया में, इसने सोचा कि अब तो ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि दुनिया का हर एक देश जो ये बोलेंगे वही होगा। तो वो जो ट्रंप की पॉलिसी थी टैरिफ लगाने की दुनिया के ऊपर, वो भी कोर्ट के अंदर चैलेंज हो रखी है, और कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक जो पूरा बिजनेस है एक देश का वो डामाडोल हो जाएगा। तो अभी जो ये करंट स्पैट हो गया है एलन मस्क का और ट्रंप का, ये ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है, और आगे चल के और भी परतें खुलेंगी इसकी। अगर जो क्लेम कर रहा है एलन मस्क, जो सीक्रेट की हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप भी उसका नाम है उस फाइल के अंदर, जो एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, तो अगर उसको प्रूव कर पाते हैं तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगा। और खास करके अगर कांग्रेस इलेक्शन में ट्रंप का नंबर कम होता है तो ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट का भी वो माहौल बन सकता है। और ये पहले भी हुआ, अगर आपको याद हो, तो ट्रंप को भी अपना पूरा एक एक कदम फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने जोर से आया था उतने जोर से गिर भी सकता है। गिर भी सकता है। बुरा वक्त शुरू हो रहा है ट्रंप का यहाँ। बिल्कुल सर, इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन तो ये, किसी ने कहा है कि टू मच ऑफ पावर करप्ट्स अ मैन। वही चीज़ ट्रंप के साथ हो गया। जब शुरू में इन्होंने ये सेकंड टर्म में जब ये आए तो रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी, इन्हें लगा मेरे से बड़ा आदमी इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं सबको पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। और उन्होंने कुछ एक्शंस भी इस किस्म के लिए कि किसी की कोई समझ में नहीं आ रहा था, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सबके साथ वो उसी मुताबिक डील कर रहे थे जो किसी को रास नहीं आ रहा था। अब जो एलन मस्क ने उन्होंने इतनी मदद करी उसकी, उसके बाद में क्या हुआ है कि जब ये सिचुएशन, और एलन मस्क की भी ईगो, वो भी काफ़ी बड़े सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो उनकी भी ईगो काफ़ी है जिस मुताबिक इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की ईगो है। अब दो ऐसे आदमी जब आपस में भिड़ जाएं तो जाहिर है कि नुकसान तो अमेरिका को ही होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारे एक्शंस ले लिए हैं ऐसे जिनसे हर जगह पर उनको रोका जा रहा है। कोर्ट्स उनको रोक रहे हैं। हार्वर्ड के खिलाफ वो गुस्सा हो गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश करी और यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने फिर से टैरिफ के ऊपर भी कोर्ट में केस चल रहा है,
कि आपने ये लगाए तो लगाए कैसे, क्योंकि टैरिफ जो है वो तो इमरजेंसी पावर है आपके पास में, और इमरजेंसी तो थी नहीं, तो आप पहले प्रूव कीजिए कि इमरजेंसी ऐसी कैसे आई कि आपने पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगा दी। अगर एलन मस्क ये ठान चुके हैं कि मुझे ट्रंप को हटाना है, तो फिर वो व्यक्ति किसी भी हद तक जाएगा। इतना तो एलन मस्क के बारे में हम सब जानते हैं, जिसने अपने दम पर कोई बिजनेस एम्पायर की कोई बाप छोड़ के नहीं आता इस आदमी के लिए। इस आदमी ने अपना एम्पायर सिंगल हैंडेडली इतनी कम उम्र में खड़ा किया है, और वो भी सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में। ये नासा नहीं जा पाता था, जहां पर अभी हमारी सुनीता विलियम्स स्पेस फंस गई थी स्पेस स्टेशन में, तो नासा नहीं उनको ला पा रहा था। इन्होंने कहा मैं अपना स्पेस शटल भेजता हूं। वो अभी भी नासा के लिए काम कर रहा है, और जब ये झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना स्पेस शटल जो है, ड्रैगन जो एक प्रोग्राम है, मैं उसको डिकमीशन कर दूंगा। तो वो व्यक्ति अमेरिका की सरकार को धमका रहा है, उसमें इतनी ताकत है। आगे देखिए लड़ाई कहां तक जाती है और इसके क्या असर होते हैं। समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया जनरल अस्थाना, जनरल दत्ता, एयर कमोडोर बैल, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। कल फिर